नमस्ते श्रोतागण, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हिंदी की मशहूर लेखिका ममता कालिया की कहानी मोहब्बत से खिलाइए। उसका पति अब तक मेजबान की हर चीज़ की तारीफ कर चुका था, घर की दरी तक की। दीवानों का रंग सुभान अल्लाह, बच्चों के मैनर्स वल्ला वल्ला और बीबी की साड़ी माशा अल्लाह। अमिता की हार्दिक इच्छा थी कि वह भी पति के सुर में सुर मिलाकर एक अच्छी मेहमान साबित हो सके, लेकिन वह इस कोशिश में लगातार नाकामयाब हो रही थी। इसके पीछे कई जाहिर वजहें थीं। यह एक वीरान सा कस्बा था और यहाँ लोगों के सिवा शायद कुछ भी दर्शनीय नहीं रह गया था। लोग सुदर्शन नहीं थे, पर एक ढर्रे की जिंदगी जीते जीते एक नितांत निजी किस्म का दर्शन उनके हाथ आ गया था, जो उन्हें विशिष्ट बनाता था। भयंकर ऊब और सुस्ती के बावजूद घरों में परस्पर बुलाने बुलाए जाने की परंपरा एकदम नहीं थी। इसे एक व्यर्थ का चोचला माना जाता था। यह रस्म अब केवल उन घरों में बची थी जो उठाऊ चूल्हे थे, यानी जिनका हर जून में तबादला होता था और जो किसी भी शहर में अपने पांव जमाने के लिए लोगों को रिझाना पसंद करते थे। जब अमिता और सुरेंद्र इस घर में घुसे, घर की सुरुचि, स्वच्छता और सौंदर्य ने उन्हें एक सा प्रभावित किया। कल तक यह एक उजाड़ सा क्वार्टर था, आज यह घर नजर आ रहा था, जिसकी हर दीवार सजी हुई थी, जहां मेहंदी के बाड़ की छटाई की जा चुकी थी और जिसका हर कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। इंद्रजीत मेहता और बकुल मेहता आदर्श दंपत्ति की तरह आमने सामने बैठे हुए थे। सुरेंद्र को देखते ही मेहता ने फुर्ती से 2 पैग बनाए और अमिता से नींबू पानी के लिए अनुरोध करने लगा। सुरेंद्र के लिए शाम की यह आदर्श शुरुआत थी। उसने कहा, बकुल जी, आपके यहाँ पर्दों की चॉइस किसकी है? क्या मेहता साहब की? इन्हें कभी ध्यान भी आता है इन सब का? यह तो मेरी पसंद है, मैं शांति निकेतन से लाई हूँ। बकुल ने गर्व और उल्लास से पर्दों की तरफ देखा। अमिता भी पर्दों की तरफ देखने लगी। उसे भी पर्दे अच्छे लगे थे। अब उसे अफसोस हुआ कि उसने उनकी तारीफ करने में पहल क्यों नहीं की। दिल की बातें दिमाग में दबाकर वह इसी तरह पिछड़ जाती है। सुरेंद्र ने कहा, हमारे घर के पर्दों पर कहीं आपकी नज़र तो नहीं पड़ गई बकुल जी? क्यों, क्या बहुत खूबसूरत हैं? मत पूछिए, 8 साल पहले जब इस शहर में आए थे तब टांगे गए थे ये पर्दे मकान में, आज तक टंगे ही हुए हैं। इन 8 सालों में सालों के 24 मौसमों की धूल, मैल और गंदगी भी पर्दों के साथ साथ टंगी हुई है। अब तो यह हाल है कि हम चलते हुए पर्दों से बचकर निकलते हैं। सब फिर हंस दिए, सबसे जोर से सुरेंद्र। अमिता सिर से पैर तक जल उठी। क्या अपनी निंदा किए बगैर बकुल की स्तुति नहीं की जा सकती? सुंदर स्त्रियों को सामने पाकर सुरेंद्र चंचल और वाचाल हो जाता है, यह तो अमिता जान चुकी थी, पर वह गलत बयानी भी करता है, यह बिल्कुल नागवार था। अब क्या अमिता धोबी वाली डायरी लेकर बकुल को बताएगी कि किस किस तारीख को पर्दे धुलने गए थे? अपनी यह घर की कीमत पर वह मेजबान की मिजाज पुरसी नहीं करेगी, अमिता ने ठान लिया। इसलिए वह चुप थी। 2 पैग लेने के बाद मेहता ने इशारा किया और खाना मेज पर लगा दिया गया। डोंगे खोलते ही वातावरण में भीनी भीनी कई खुशबुएं तैर गई। इस बीच बकुल एक बार भी अपनी कुर्सी से नहीं हटी थी। फिर भी उन्हें पता था कि किस डोंगे में क्या है। बड़ी कुशलता से वे भोजन का संचालन कर रही थी। उनकी आंख बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह नौकर से काम ले रही थी। रसोई से कमरे तक आने में फुलके न ठंडे हो रहे थे न पिचके। गेंद की तरह फूले हुए सफ़ेद बुर्राक फुलके जितने सुंदर देखने में थे, उतने ही खाने में हल्के इतने कि एक कौर में आधा भी खाया जाए तो मुंह ना भरे। अमिता को याद आया एक उनके अपने घर का फुलका। वह शायद इससे तिगुना होता था,
क्योंकि रोटी चाहे हल्की हो या भारी, घर में सब गिनती की खाते थे। शुरू में जब अमिता नई नई आई थी, वह बड़े मनोयोग से छोटे छोटे फुलके बनाती थी। घर के बुजुर्गों द्वारा उसे तत्काल घुड़क दिया जाता था। यह पच्चीकारी करने की जरूरत नहीं है, इस तरह खाने वाले को शर्म आ जाए पर पेट न भरे, वह हाल है, तभी न तुम्हारी देह सूखी सलाई है। 2-3 बार डांट खाने के बाद अमिता बिल्कुल ढाबा साइज रोटी बनाने लगी थी, मोटी, चुपड़ी और नरम। बकुल की प्लेट में भोजन नहीं था, सिर्फ सलाद की कुछ पत्तियां थी और गाजर मूली की कतरनें। पता चला उनका व्रत है। बुधवार को किस चीज का व्रत होता है? सुरेंद्र ने पूछा। बकुल हंसी, एक मीठी मृदु हंसी। मेहता बोले, ब्यूटी और फिगर का। नहीं नहीं, ऐसे ही बस, शाम को हल्का रहने की इच्छा होती है, बकुल ने प्रतिवाद किया। उनके चेहरे पर व्रत रखने वाले औरतों की कोई झल्लाहट या अकुलाहट नहीं थी। मेहता बोले, अमिता जी, ना तो आप बोल रही हैं ना खा रही हैं। दरअसल हमारे यहाँ बेहद सादा खाना खाया जाता है। अचार चटनी के जायके तो हमने आप ही के यहाँ लिए हैं। नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है। वैसे ये सब नायाब अचार क्या आप ही डालती हैं? मेहता ने पूछा। इससे पहले कि अमिता कुछ बोले, सुरेंद्र ने कहा, हमारे घर में अचार एक मजबूरी है। क्या आपने कभी खाने में अचार की भूमिका पर गौर किया है? क्यों नहीं, बकुल बोली। वह खाने को एक नया घरेलू आयाम देता है, खाने में एक अपनापन आ जाता है। गलत, सुरेंद्र ने जोश दिखाया। दरअसल अचार आपको बेस्वाद से बेस्वाद सब्जी में से भी संघर्ष करना सिखाता है। अचार आपको पेट भरने का विकल्प देता है। यह एक आसूपोष पुरस्कार भी है। सबके हंसने से सुरेंद्र निरंतर उत्साहित हो रहा था। खाने की ओर भी उसका उतना ध्यान नहीं था जितना वक्तृता की ओर। फिर बड़े नाटकीय अंदाज से कहा, पिछले साल गर्मियों में माँ आई थी तो उन्होंने हर तरह का अचार डाला था। गर्मियाँ फिर आ रही हैं पर माँ नहीं। अचार खत्म होने वाले हैं, फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों? सबसे नागवार अमिता को यह अभिनय लगता है। 2 पैग लेने के बाद कि यह नाटकीयता वह रोज़ देखती है, फिर भी इसकी अभ्यस्त नहीं है। उसने कहा, इस वक्त तुम अचार की तारीफ में व्याख्यान दे रहे हो। जब माँ ने अचार डाले थे तब तुम उनकी कितनी आलोचना किया करते थे। कहते थे, माँ तुमने हर चीज़ का अचार डाल दिया, बस चूहे और छिपकलियों का अचार डालना बाकी है। तब मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी दिन पर दिन खाना बनाना भूलती जाएगी। मौसम आएंगे, मौसम जाएंगे, सब्जियां आएंगी, सब्जियां जाएंगी और हमारे घर सिर्फ कद्दू करेला छोड़ जाएंगी। एक अमिता के सिवा सब हंस रहे थे। अमिता ने रुआसी आवाज में कहा, यह सब तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ। तुम कुछ भी बनाओ डार्लिंग, उसका स्वाद कद्दू जैसा ही होगा। संसार की समस्त सब्जियों का आखिरी मुकाम कद्दू है। हमारा प्यार, हमारा जीवन, हमारा भविष्य, सब का सब कद्दू। तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, यह तुम जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता, सिवा इसके कि हम दोनों में से एक इस वक्त सच बोल रहा है और एक झूठ। तुम तो हमेशा सच ही बोलते हो। बात में से यदि व्यंग निकाल दो तो यह सच है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। कचहरी वाला सच। थाने वाले झूठ से तो बेहतर ही कचहरी वाला सच है। बकुल और मेहता इस सारी नोकझोंक को एक तटस्थ दिलचस्पी से सुन रहे थे, जैसे वे सड़क किनारे बटेरों का भिड़ना देख रहे हों। अमिता अघा गई पति से, पति की नाटकीयता से। उसने सोच लिया, कौन अपना दिल और दिमाग खराब करे। सबसे अच्छा है चुप रहे। कहाँ बकुल और मेहता के चेहरों पर संतोष, प्रसन्नता और सुख लिखा था, कहाँ वह साक्षात अलाव की तरह सुलग रही थी और उसमें उसका पति नाटकीयता का ईंधन डालता जा रहा था। शायद तनाव नसों से गुजरता चेहरे पर आ गया था। तभी तो वकुल ने कहा,
अमिता जी, खाना खाइए, मशरूम और लीजिए। आप तो अपने पति को इतने दिनों से अच्छी तरह जानती हैं, नाराज ना होइए। यह सिफारिश शायद इसलिए थी कि इनकी शाम बर्बाद ना हो, अमिता ने सोचा। गलत बातों की अभ्यस्त वह कैसे हो जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी के 12 साल हो गए? सुरेंद्र ने खाना छोड़कर बकुल की नकल में सलाद ले लिया। कुछ देर वह आत्मलिप्त सा चुपचाप खाता रहा। फिर उसने कहा, अमी डार्लिंग, तुम तो गुस्सा हो गई। देखो यहाँ ये कितने अच्छे लोग बैठे हैं, यह कितनी अच्छी शाम है, कितना अच्छा खाना है। यह सब तुम्हारे मुंह फुलाने से विषाक्त हो जाएगा। मेहता सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराए। मेरी बहन भी बहुत जल्द बुरा मान जाती है। देखा जाए तो जीवन में सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है। बकुल बोली, हमें तो ना जाने क्यों कुछ भी बुरा नहीं लगता। कोई कुछ कह दे, फर्क नहीं पड़ता। अमिता को शक हुआ कि बकुल के नींबू पानी में भी शराब मिली हुई थी। शायद तभी वह इतनी रिलैक्स्ड, मदालस और मस्ती से भरी थी। एक वही थी जिस पर मिट्टी का तेल डाला जा रहा था। दिया सिलाई दिखाई जा रहे थे और जब वह अलाव की तरह बन गई तब ये कैमरामैन कह रहे थे, हंसिए हंसिए, हाँ ऐसे। तभी दादू रसोई घर से निकलकर आया, मेहता दंपति का खानसामा। जब वह 20 साल का था इनकी सेवा में आया था और अब उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। दादू ने सबके सामने जेली कस्टर्ड रखा और बकुल के सामने एक गिलास ठंडा दूध। सुरेंद्र ने रस्क से मेहता को देखा। भाग्यशाली इंसान। आज के ज़माने में अच्छा नौकर मिल जाए, अच्छी नौकरी हो, अच्छी सी बीवी हो, अच्छे अच्छे बच्चे हों, इसके अलावा और क्या चाहिए? उसने दुख भरी सांस भरी। उसके पास इनमें से एक भी चीज़ नहीं थी। मैं सोचता हूँ पाक शास्त्र की किताबें खरीदकर अध्ययन शुरू कर दूँ, सुरेंद्र ने गंभीरता से कहा। क्यों? बकुल ने शरारत से पूछा। क्योंकि काम शास्त्र के बाद यही एक शास्त्र रह जाता है। बकुल गुलाबी पड़ गई और अमिता पीली। अमी डार्लिंग, एक बार गुर मेरी पकड़ में आ गया फिर देखना तो मैं कितना लजीज खाना खिलाऊंगा, सुरेंद्र ने कहा। मेहता ने कहा, अगर आप यही इरादा रखते हैं तो लाख रुपए की एक बात मैं भी बता दूं। यह गुर किसी पाकशास्त्र की किताब में आप ना पाइएगा। सच तो यह है कि खाने की जान है मेहनत और मोहब्बत। मेहनत से पकाइए, मोहब्बत से खिलाइए तो घास फूस भी खाया जा सकता है। सुरेंद्र इस कदर खुश हो गया मानो उसके हाथ अलादीन का चिराग लग गया हो। वाह मेहता साहब, क्या बात बताई है आपने। मेहनत से पकाइए, मोहब्बत से खिलाइए। ध्यान दो अमिता। अमिता ने कहा, आपके यहाँ तो ये दोनों विभाग अलग अलग लोगों ने संभाल रखे हैं, लेकिन जहाँ एक ही को ये दोनों काम करने हो वहाँ तो कचूमर ही निकल जाए। अलग कैसे? देखिए, मेहनत दादू करता है और मोहब्बत बकुल जी। मेहता निरुत्तर हो गए। बकुल के चेहरे पर तनाव का एक साया सा आया। अमिता को हार्दिक खुशी हुई। तब से यह महिला विश्व मोहिनी मुस्कान बिखेरती बैठी थी। बड़ी देर से अमिता की इच्छा हो रही थी कि इनके आभिजात्य में सुई चुभ हो दे, लेकिन सुरेंद्र उनकी विलक्षणता को बनाए रखना चाहता था। शायद उसके अपने आदर्श के लिए यह जरूरी थी। उसने चिढ़कर कहा, यही तो तुम में खराबी है डार्लिंग। तुम क्या सोचती हो, बकुल जी की गाइडेंस के बिना दादू यह सब कर सकता है? नौकर से काम लेना भी कला है। सबसे ज़रूरी होता है यह तय करना कि क्या करें और कैसे परोसा जाए और कैसे बनाया जाए। जाहिर है किसी दादू में इतनी कल्पना शक्ति नहीं हो सकती। बकुल ने अत्यंत सराहना और सम्मोहन के साथ सुरेंद्र की ओर देखा। उसका रोम रोम पुलकित था। अमिता को लगा वह गलत जगह बैठी है। उसे इस वक्त मेहता साहब के पास बैठकर मौसम का हाल पूछना चाहिए। उसे बकुल से रश्क हुआ।
बकुल जैसी समस्त स्त्रियां उसके निकट ईर्ष्या की पात्र है। कितनी आसानी से वे अपने पति समेत दूसरों के पतियों को भी संभाल लेती हैं। घर से लेकर बैंक बैलेंस तक की बागडोर उनके हाथ में होती है। इनकी उम्र 30 से 45 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये 29 के बाद अपनी आयु फ्रीज कर देती हैं। इनके बाल हर वक्त चमकते रहते हैं। इनकी भवें कमानीदार होती हैं। इनके होठ दमकते रहते हैं। इनका रंग सीप सा उजला होता है। वक्त की किसी वारदात का निशान इनकी देह पर नहीं रहता। इन सभी के पति सहृदय, सफल और संपन्न होते हैं। वे बात बात में बीबी को इस तरह काटने नहीं दौड़ते जैसे सुरेंद्र। मेहता साहब से अमिता की बात जल्द ही समाप्त हो गई, कॉफ़ी भी। दरअसल बात ठीक से चल ही नहीं पाई। अमिता ने पाया कि वह मुंह से बोल रही थी और मेहता गर्दन से। ऊब कर वह अपना कॉफ़ी का प्याला रखने के बहाने उठ ली। डाइनिंग टेबल पर अभी भी वक्त से बेखबर सुरेंद्र और बकुल बातों में मशगूल थे। अमिता ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक न समझा। वह रसोई में चली गई। उसने प्याला सिंक में रख दिया। गैस के पास ही एक स्टूल पर बैठा दादू खाना खा रहा था। मोटे चावल और चने की पतली दाल। उसके हाथ में एक हरी मिर्च थी जिसे वह हर बार थोड़ा सा कुतर रहा था। पता नहीं अमिता का भ्रम या सच था, पर दादू का चेहरा रुआंसा लग रहा था। अमिता को आया देख उसने झेप कर खाने से हाथ रोक लिया। आधी नज़रों में ही उसका भोजन अमिता को इतना भयभीत कर गया कि उसने पूरी नज़र उठाकर देखा भी नहीं। वैसे ही सामने ताकती दरवाजे से निकल गई। डाइनिंग टेबल पर अभी भी बदस्तूर बातें चल रही थी। बिल्कुल खलनायिका अंदाज में अमिता को कहना पड़ा, घर चलें या अभी रुकेंगे? सुरेंद्र मानो सपने से जागा। उसने बड़ी देर बाद अपने आसपास की दुनिया पर नज़र उठाई। इस दुनिया में बकुल के पति और उसकी पत्नी भी थी। सबकी कलाई पर घड़ी थी जो एक सा शब्द टिक टिक कर कहे जा रहा था, विदा विदा विदा। सामान्य होने की प्रक्रिया में सुरेंद्र ने मेहता जी से आखिरी बार विनम्रता बरती। आज मेहता साहब, आपने हमें वह संदेश दिया है जो किसी किताब में ना पढ़ा था, ना सुना। मेहनत से पकाइए, मोहब्बत से खिलाइए। मेहता ने उबासी लेते हुए गुड नाइट की। वकुल जी ने बड़े कलात्मक ढंग से नमस्कार किया। वापसी में रास्ते भर अमिता की आंखों के सामने दादू के खाने की थाली आती रही और कानों में गूंजता रहा एक सूत्र वाक्य, मेहनत से पकाइए, मोहब्बत से खिलाइए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।